प्रिय विद्यार्थियों, आज के ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले अध्याय 1 का अभ्यास कार्य आपको कराया जा चुका है। उसको उम्मीद करते हैं आपने अपनी कॉपी पर कर लिया होगा। और अब आज हम लोग अध्याय 2 का अभ्यास प्रश्न करेंगे और इसको आपसे आशा की जाती है कि आप ईमानदारी से ये सारा काम अपनी कॉपी पर करेंगे और उसको साथ ही साथ याद करते चलेंगे। आपकी डायरेक्ट क्लास यानी कि क्लास में हम सब मिल नहीं रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप इसको इग्नोर करते चलें। ये बिल्कुल मत करिएगा। आपके हित में रहेगा कि आप इनको लिखिए और याद करते चलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। ये आपके छोटे आंसर हैं, मतलब लघुत्तरी प्रश्न या अति लघुत्तरी कह सकते हैं। तो आप इनको लिखेंगे कॉपियों पर और याद करते चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, पारिवारिक आय की परिभाषा दीजिए। उत्तर, पारिवारिक आय से तात्पर्य उस धन एवं सेवाओं की प्राप्ति से है जिसे परिवार के सदस्य आर्थिक क्रियाओं के संपादन एवं संचालन के द्वारा एक निश्चित समय के पश्चात प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, आय के साधन एवं प्रकार बताइए। उत्तर, पारिवारिक आय निम्न 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रत्यक्ष आय, नंबर 2 अप्रत्यक्ष आय। अगला प्रश्न, पारिवारिक आय के 4 मुख्य स्रोत बताइए। उत्तर, पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 वेतन, नंबर 2 व्यवसाय, नंबर 3 मजदूरी, नंबर 4 कुटीर उद्योग या लघु उद्योग से प्राप्त आय। अगला प्रश्न, कुटीर उद्योग धंधे किसे कहते हैं। उत्तर, आय का वह साधन जिसे लघु स्तर पर प्रारंभ किया जाता है तथा जिसमें पूंजी भी अधिक नहीं लगती है, कुटीर उद्योग धंधे कहलाते हैं। अगला प्रश्न, पारिवारिक आय की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, पारिवारिक आय की 2 विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पारिवारिक आय में भिन्नता, नंबर 2 सदस्य की सहभागिता। अगला प्रश्न, पारिवारिक व्यय का क्या अर्थ होता है। उत्तर, पारिवारिक व्यय से तात्पर्य उस धनराशि से है जिसका उपयोग उपार्जित की गई आय से प्राप्त राशि को परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से व्यय किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है। पारिवारिक व्यय की जगह बे टाइप हो गया है, उसको व्यय पढ़ें और आंसर में उपार्जित की गई आय की जगह आज टाइप हो गया है, उसको संशोधित करते हुए आय पढ़ें। अगला प्रश्न, पारिवारिक व्यय के प्रकार बताइए। उत्तर, पारिवारिक व्यय के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 निश्चित व्यय, नंबर 2 अर्धनिश्चित व्यय, नंबर 3 आकस्मिक व्यय, नंबर 4 अन्य व्यय। अगला प्रश्न, अर्धनिश्चित व्यय से आप क्या समझते हैं। उत्तर, अर्धनिश्चित व्यय के अंतर्गत उन मदों को रखा जाता है जिन्हें प्रतिमाह व्यय करना तो निश्चित होता है, परंतु उनकी मात्रा आय के घटने या बढ़ने तथा परिस्थितियों के परिवर्तन पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, रूढ़िवादी परंपराएं किसे कहते हैं। उत्तर, प्राचीन धार्मिक मान्यताओं को रूढ़िवादी परंपराएं कहते हैं। अगला प्रश्न, मितव्ययिता का क्या अर्थ है। उत्तर, मितव्ययिता से अभिप्राय यह है कि कम व्यय करके भी अधिक संतोष प्राप्त किया जाए या अपव्यय अथवा फिजूल खर्ची से बचना ही मितव्ययिता है। मितव्ययिता कंजूसी नहीं। अगला प्रश्न, पारिवारिक बचत का अर्थ लिखिए। पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि बच जाती है उसे पारिवारिक बचत कहा जाता है। अगला प्रश्न, बचत के 4 उद्देश्य लिखिए। उत्तर, नंबर 1 भविष्य को सुरक्षित बनाना, नंबर 2 भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक,
नंबर 3 सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। नंबर 4 राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में योगदान। अगला प्रश्न, डाक खाने की बचत योजनाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, डाक खाने की प्रमुख बचत योजनाएं निम्न हैं: बचत खाता, सावधि जमा योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, मासिक आय जमा योजना, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना आदि। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बचत पत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, इस योजना के अंतर्गत जमाकर्ता एक निश्चित राशि के बचत पत्र डाक खाने से खरीद कर सकता है। इस योजना को वर्ष 2011 से 5 वर्ष के लिए कर दिया गया है। इस योजना के तहत धन जमा करने पर आयकर में भी नियमानुसार छूट मिलती है। अगला प्रश्न, बैंक की उपयोगिता बताइए। उत्तर, बचत के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था बैंक है। बैंक बैंकिंग कार्य अर्थात ऋण देने या विनियोजन के लिए जनता से मुद्रा के निवेश को स्वीकार करता है। अगला प्रश्न, बैंक में खोले जाने वाले किन्हीं 4 खातों के नाम बताइए। बैंक में उत्तर, बैंक में खोले जाने वाले 4 खातों के प्रकार: बचत खाता, नंबर 2 चालू खाता, नंबर 3 निश्चित अवधि जमा खाता, नंबर 4 आवर्ती जमा योजना। अगला प्रश्न, पासबुक की उपयोगिता बताइए। उत्तर, पासबुक में हमारे खाते में हुए लेन देन की संपूर्ण विवरण अंकित रहता है। इससे हम अपने खाते की यथास्थिति को तुरंत जान सकते हैं। अगला, चेकबुक की क्या उपयोगिता है? उत्तर, नंबर 1 धन निकासी हेतु स्वयं ना जाने की सुविधा, नंबर 2 धन को चेक के माध्यम से कहीं भी भेजने की सुविधा, नंबर 3 यात्रा में धन की सुरक्षा, नंबर 4 धोखाधड़ी से बचाव। अगला प्रश्न, चेक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, नंबर 1 साधारण चेक, नंबर 2 आदेशक चेक, नंबर 3 रेखांकित चेक, नंबर 4 यात्री चेक, नंबर 5 उपहार। अगला प्रश्न, वाहक चेक किसे कहते हैं? उत्तर, यह ऐसा चेक होता है जिसका भुगतान बैंक किसी भी व्यक्ति को कर देता है जो भी चेक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? उत्तर, रेखांकित या क्रॉस चेक के ऊपरी भाग में 2 तिरछी रेखाएं खींची होती हैं, उसे रेखांकित चेक कहते हैं। इस चेक को अकाउंट पे चेक भी कहते हैं। इस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार का चेक जारी करने पर किसी प्रकार की धोखाधड़ी की आशंका नहीं रहती है। अगला प्रश्न, ट्रैवलर चेक का क्या लाभ या उपयोगिता है? उत्तर, वर्तमान समय में यात्रा के दौरान नगद रुपए अपने साथ रखना जोखिम का काम है, इसलिए बैंक में रुपया जमा कराकर यात्री चेक प्राप्त कर धन को सुरक्षित रूप से ले जाया जा सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति इन्हें चुरा कर या लेकर भुना नहीं सकता है। अगला प्रश्न, पासबुक और चेकबुक में क्या अंतर है? उत्तर, पासबुक और चेकबुक में अंतर: नंबर 1, यह बैंक द्वारा प्रत्येक खाताधारी को दी जाने वाली एक पुस्तिका होती है। चेकबुक किसे कहते हैं? इसको बैंक द्वारा उन्हीं खाताधारी व्यक्तियों को जारी किया जाता है जिनके खाते में एक निश्चित धनराशि निरंतर रहती है। अंतर नंबर 2, पासबुक, इसमें खातेदार द्वारा किए गए समस्त लेन देन का तथा बैंक द्वारा दिए ब्याज का विवरण रहता है। चेकबुक, इसका प्रयोग बैंक से पैसा निकालने के लिए किया जाता है। नंबर 3, पासबुक, इसमें खातेदार का निजी विवरण, नाम, पता आदि लिखा होता है। चेकबुक में प्रत्येक चेक का एक नंबर होता है जो पहले से छपा रहता है। अंतर नंबर 4, पासबुक, पासबुक को देखकर किसी भी खातेदार के